दोस्तों नमस्कार। आज हम कृषि पे चर्चा करेंगे 71 बीपीएससी मेंस के लिए। दोस्तों 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी अगर करना है तो आप एटम बम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि की भूमिका आपको लिखना है और लिखना है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था ऑब्लिक बिहार की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और जीडीपी के में योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद नीचे आइएगा, कोई भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही भूमिका लिखिएगा और फिर नीचे जो है जैसा क्वेश्चन आएगा उसी अनुसार से कंटेंट पीडीएफ में है, वीडियो में बता रहे हैं, वैसे लिखिएगा। कृषि का महत्व क्या है बिहार की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में, पहले वह जानना है क्यों कृषि महत्वपूर्ण है। जीडीपी में योगदान देखेंगे, भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 16% है। बिहार के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 19.5% है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी क्षेत्र में आप योगदान कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि है ना, महत्ता बताता है। रोजगार में देखेंगे तो भारत के कुल कार्य बल का 46.1% जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं और बिहार में देखेंगे तो 54.2% कार्यबल कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। यानी आधी से अधिक जनसंख्या बिहार में और भारत में लगभग आधी जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। और रोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने जीवन को संतोषप्रद, खुशहाली और मानवीयता के साथ जी सकते हैं। बिना पैसा के आप न अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, न ही अपने जो है जीवन स्तर में उत्थान कर सकते हैं, उन्नयन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, देश में 144 करोड़ जनसंख्या है। 144 करोड़ जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र 144 करोड़ जनसंख्या को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। बिहार जो है 13 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र जो है खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और कच्चे माल में देखिए सूती वस्त्र उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, चीनी मिल उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब जो है इन सब क्षेत्रों से पटसन उद्योग हो गया। तो इन सब क्षेत्रों से, कृषि क्षेत्र से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। और भारत में सबसे बड़ा रोजगार का जो क्षेत्र है कृषि के बाद अगर आप देखेंगे उद्योगों के क्षेत्र में देखिएगा तो सूती वस्त्र उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त करता है। और कृषि क्षेत्र आय का भी स्रोत है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बिहार में 54% लोग की आय, साथ ही साथ परिवहन साधनों को भी आय प्राप्त होती है। कृषि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो बाहर ट्रक, ट्रेन, गाड़ी जो होती है उसकी आय इसी से सृजित होती है। तो आय का स्रोत है, साथ ही साथ यह मांग का भी सृजन करता है। अब मांग देखिए, यह औद्योगिक वस्तुओं में औद्योगिक वस्तु की मांग करता है। एक तो कृषि क्षेत्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, इस माध्यम से लोग साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, चप्पल, गाड़ी खरीदते हैं। दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में जो कृषि का मशीनीकरण उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, उर्वरक, कीटनाशक, इस सब का औद्योगिक क्षेत्रों से ही उसका उत्पादन होता है, तो इसका मांग सृजन करता है। कृषि क्षेत्र गरीबी निवारण में भी योगदान करता है। एक तो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय में वृद्धि करता है, रोजगार उपलब्ध कराता है, इसके माध्यम से आपकी गरीबी निवारण में भी योगदान करता है। दूसरी बात है कि भूमि उपयोग, भारत की कुल भूमि का 46.24% पर कृषि क्षेत्र की जाती है, कृषि की जाती है। बिहार में 54.6% भूमि पर कृषि कार्य को संपन्न किया जाता है। यानी भूमि उपयोग की दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि निर्यात में, भारत के निर्यात में 10% के आसपास योगदान जो है कृषि क्षेत्र का, ये व्यापार को ही बढ़ावा देता है। कृषि वस्तुओं को के व्यापार को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इस दृष्टि से कृषि का इंपोर्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे कृषि संकट। कृषि क्षेत्र
संकट कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को संबोधित करता है। और कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौती क्या है? जलवायु परिवर्तन का असर, निम्न उत्पादकता, किसानों की घटती हुई आय, जोतों का छोटा आकार। तो ये कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को संबोधित करता है। और कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं या उसके क्या कारण है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले भारतीय कृषि या बिहार के कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता की स्थिति है। भारत में खाद्य फसल का उत्पादकता जो है देखेंगे 3800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार। लेकिन वही वैश्विक औसत जो है 4200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी अभी भी आप जो है 600 हेक्टेयर 400 हेक्टेयर जो है वैश्विक औसत से आप कम है। देशों में देखेंगे तो चीन और अमेरिका से बहुत पीछे हैं आप। बिहार में भी वही है। बिहार में जो उत्पादकता है वह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। राष्ट्रीय औसत से भी अगर उत्पादकता देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अब बिहार में अगर खदान की उत्पादकता देखेंगे तो 22-23-24 में औसत उत्पादकता 3573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। अच्छा, निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? तो इसके है कि जोतों का छोटा आकार है। अब यहाँ जोतों का छोटा आकार है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार देखेंगे तो बिहार में जोतों का आकार 0.39 हेक्टेयर है, भारत में 1.08 हेक्टेयर है। जब खेत छोटा होगा तो उसमें ट्रैक्टर के द्वारा खेती नहीं कर सकते, मशीनीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिंचाई के लिए आप उत्तम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, संस्थागत लाभ आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि छोट खेता है तो बैंक से आपको ऋण नहीं मिल पाएगा, किसान सम्मान निधि का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि आप जो खेती करेंगे अपने निर्वाह के लिए करेंगे, अपने आवश्यकता के लिए करेंगे। तो जब अपनी आवश्यकता के लिए करेंगे तो उसमें निवेश कम करेंगे, निवेश जब कम करेंगे तो उत्पादकता कम होगा ही। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, एक देखिए भारत में निम्न उत्पादकता का कारण है कि भूमि पर जनसंख्या का कृषि क्षेत्र में अधिक लोग कार्यरत है। अब बिहार में देखेंगे तो 54% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, भारत में देखेंगे तो 46.1% लोग निर्भर है। तो अधिक लोग निर्भर है और यानी जनसंख्या अधिक निर्भर है, इससे उत्पादकता कम हो जाता है। और मशीनीकरण का निम्न स्तर, अभी भी भारत और बिहार के कृषि क्षेत्र में 50% ही मशीनीकरण हुआ है। निम्न मशीनीकरण से क्या होता है, आप मशीन से खेती नहीं करेंगे, आप उन्नत से ट्रैक्टर से सिंचाई नहीं करेंगे, रोटावेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, कंबाइन मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादकता कम होगा ही। और वित्त एवं विपणन सुविधा की अपर्याप्तता है। दूसरा है भारत में संस्थागत कृषि क्षेत्र में जो संस्थागत लाभ उसके वितरण में क्षेत्रीय असमानता है। सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किया है लेकिन इसका लाभ जो है सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। अब देखिए भारत में 85% किसान जो लघु एवं सीमांत है, यानी लघु एवं सीमांत का अर्थ है 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन है 85% किसानों को। बिहार में 96% किसान जो है लघु एवं सीमांत है और 91% किसान जो है सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम जमीन है 91% किसानों को। अब भारत और 96%, अब वही जो है 5% ऐसे ही लगभग 5% किसान ऐसे ही है, ऐसे है जिसको 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन है। जब छोटा खेत होगा तो क्या होगा, आपको सरकारी संस्था कृषि क्षेत्र से सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है, केसीसी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको कृषि विपणन के लिए जो सरकार व्यवस्था कर रही है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जब उसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप उत्पादकता निम्न होगा। और साथ ही साथ एमएसपी, भारत के सभी राज्यों में जो है चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती भारत के 20 राज्यों में होती है, लेकिन एफसीआई 2/3 अनाजों का क्रय जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी से करता है। तो एमएसपी का लाभ भी किसानों को, शांता कमेटी कहा है कि देश के 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। जोतों का छोटा आकार है ना, तो ये भी एक बड़ा चुनौती है। किसानों की घटती आय, देखिए हाल के वर्षों में किसानों की आय में गिरावट आई है। किसानों की आय में गिरावट कई कारणों से, एक तो कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ गई है, दूसरी ओर
जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा की बराबरता तेजी से बढ़ी है और जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इसलिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, गुणवत्ता ही खराब हो रहा है, फसल ही विनष्ट हो रहा है, तो कैसे लाभ मिलेगा। जलवायु परिवर्तन, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की विषमता बारंबारता, जलवायु परिवर्तन का असर खेती क्षेत्र में देखा है। इससे कृषि क्षेत्र में मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है और आज भी भारत की 45% कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। दूसरी ओर ओला गिरने से, बाढ़, सूखा से, समझ रहे हैं, इस सब से कृषि उत्पादन, पशुपालन, इस सब मत्स्य पालन, इस सब पर असर पड़ा है। और आज भी भारत जो है दलहन तिलहन के लिए पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। अपने पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, अपनी आवश्यकता का 15 से 20% दलहन के लिए जो है आयात द्वारा पूरा करता है। तिलहन के क्षेत्र में तो पूरी तरीके से आप आयात पर निर्भर है। तो इसमें एक चुनौती है WTO और कृषि पर समझौता। देखिए WTO कृषि पर समझौते में प्रावधान है कि प्रत्येक देश जो है अपने घरेलू बाजार को विदेशी कृषि वस्तु के लिए खोलेगा और घरेलू समर्थन को कम करेगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार कृषि पर जो है दूसरे देशों के कृषि उत्पादों को भारत में आने की पर जो है जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया और घरेलू समर्थन को कम करना था। मैक्सिमम सब्सिडी आप 10% ही दे सकते हैं। तो जब से कृषि पर समझौता, WTO कृषि पर समझौता पर हस्ताक्षर किया भारत, तो घरेलू समर्थन में कम किया है। यानी जो सिंचाई पे, बीज पे, उर्वरक पे जो सब्सिडी देती थी सरकार, उसको कम किया है। और सब्सिडी देने कम करने का कारण क्या है, इसका असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट हुआ है। जब सार्वजनिक निवेश में गिरावट होगा तो जो कृषि क्षेत्र की आगत है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, बुनियादी ढांचा, इस पर असर पड़ता है और इस सब मिलकर कृषि उत्पादन को कम करता है। उसके बाद जो है उत्पादकता में विषमता। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि वस्तु की उत्पादकता में विषमता है। किन्हीं राज्यों में सबसे अधिक उत्पादकता है, किन्हीं राज्यों में कम है। दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। भारत में जो कृषि वस्तु की विपणन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार के अवरोध है, ऑब्स्टेकल है। किसानों को उन्मुक्त कृषि वस्तु को बेचने के लिए जो है अभी बाजार फ्रेंडली नहीं है। APMC मार्केट में किसान अपनी उपज बेच सकता है, उसके बाहर नहीं बेच सकता है। तो ये भी एक चुनौती है। उसके बाद किसानों को फसल कटाई के बाद जो है फसलों को लंबे समय तक रोके रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भंडारण गोदाम नहीं है, जिससे किसान खेत से ही उपज बेच देता है, लंबे समय तक अपने उत्पाद को नहीं रोक पाता है, जिससे उसको उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। उसके बाद जोतों का छोटा आकार बतौबे किए हैं और सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था। भारत में देखेंगे तो मात्र 55 कृषि भूमि का 55% पर ही सिंचाई की सुविधा है, यानी 45% अभी भी वर्षा पर निर्भर है। उसके बाद सूखे की समस्या भारत में है। भारत के 2/3 कृषि भूमि सूखे की चुनौतियों का सामना कर रही है और इससे कृषि उत्पादन जो है प्रभावित होती है। तो ये कृषि क्षेत्र में व्यापक चुनौती है। अब हम लोग कृषि क्षेत्र किसानों की आय को दुगुना करने का प्रयास है, कृषि संकट को दूर करने का प्रयास। क्या होना चाहिए किसानों की आय को दुगुना करने के लिए? तो किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सबसे पहले उत्पादकता में आपको वृद्धि करना होगा। क्या करना होगा? उत्पादकता। तो इसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का विकास करना होगा, अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों का। हरित क्रांति के समय जो हुआ था वैसा। उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों। चूंकि भारत में कृषि भूमि का विस्तार करना संभव नहीं है, जो भूमि है उसी से उत्पादन आपको बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग करना होगा। बिना उर्वरक उपयोग किए कम समय में उत्पादन को दुगुना तिगुना नहीं किया जा सकता है। यंत्र कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना होगा। सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास होगा। अभी भी 45% कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और कृषि ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि भारतीय किसान गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है कि वो कृषि क्षेत्र में निवेश कर सके, इसलिए निवेश को बढ़ावा देना होगा। बागवानी फसलों के उत्पादन को, मत्स्य पालन, पशुधन को बढ़ावा देना होगा, उससे अतिरिक्त आय सृजित होगी। कृषि उपयोग की लागत को कम करना होगा, क्योंकि हाल में जो लागत बढ़ी है उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों का, उसको कम करना होगा। और फसलों को विविधीकरण सुनिश्चित करना होगा। अब जैसे कि
फसलों का विविधीकरण का तात्पर्य है कि एक ही खेत में बारी बारी से खेती। अब एक ही गेहुआ चावल की खाली खेती करेंगे तो उसकी उर्वरता शक्ति, एक ही फसल की खेती करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति प्रभावित होगी। इसलिए बदल 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 के फसल करना होगा, एक ही साथ कई फसलों को उपजाना होगा, तब जाके आय बढ़ेगा। और दूसरा है कृषि क्षेत्र बाह्य सुधार। तो जो जनसंख्या है कृषि क्षेत्र में, काश्तकारों को कृषि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में जो है काश्तकार लगे हुए हैं, उसको हटाना होगा। जब तक नहीं हटाएंगे कृषि क्षेत्र से तब तक आय नहीं बढ़ेगा कृषि क्षेत्र में। मान लीजिए 5 आदमी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, आमदनी 20,000 रुपया हो रहा है, 500 का 4,000 हो रहा है, और उसमें से 3 आदमी को हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? तो 20,000 तो 2 आदमी बटेगा ना, तो तब आय बढ़ जाएगा। विपणन सुधार करना होगा, किसी वस्तु को उचित मूल्य किसानों को जब तक नहीं देंगे तब तक वह न उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा, न निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो विपणन सुधार करना होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रयास क्या किया गया। देखिए कृषि वित्त जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में, किसानों के उत्पादकता उत्पादन को बढ़ावा देने में एक प्रथम शर्त है। क्योंकि पूंजी, हर चीज में पूंजी लगता है, बिना पूंजी के उत्पादन उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सरकार कृषि वित्त को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ा प्रयास है 1998-99 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना की गई है, की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 3 लाख रुपया अल्पकालीन कृषि ऋण जो है प्रदान किया जाता है। कृषि क्षेत्र में 2 तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं, 3 तरह के, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो KCC योजना के तहत अल्पकालीन ऋण जो होता है खेती कार्य को करने के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 3 लाख रुपया तक ऋण जो है दिया जाता था, लेकिन 25-26 के बजट में 5 लाख रुपया कर दिया गया है। इसकी लिमिट ब्याज अनुदान की सरकार कृषि क्षेत्र में जो है 7% पर ऋण पर, एक कृषि क्षेत्र के ऋण पर जो है ब्याज अनुदान योजना लागू कर रही है। इसके तहत किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर सरकार 7% ब्याज दर पर ऋण देती है। अगर जो किसान समय पे लौटा देता है उसको 3% ब्याज की छूट दी जाती है, यानी 4% पे आपको ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है। सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रभाव बढ़ावा देने के लिए। और इसमें क्या है कि प्राथमिकता क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र में देता है, समझ रहे हैं। और इस 40% में 18% जो है कृषि लघु एवं सीमांत किसान को देना है। ऋण लक्ष्य, हर साल सरकार जो है कृषि क्षेत्र में ऋण लक्ष्य तय करता है। अभी जो है इस साल 23-24 में 25 लाख करोड़ रुपया ऋण कृषि क्षेत्र को दिया गया है। और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। यह नाबार्ड जो है डायरेक्ट किसानों को ऋण नहीं देता है, यह वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण प्रदान करता है। उसके बाद अब इस कृषि ऋण में भी चुनौती है। एक तो कृषि ऋण की प्रवाह में विषमता है। कुल कृषि ऋण का 42% हिस्सा 41% हिस्सा दक्षिणी राज्यों को दिया जाता है कुल कृषि ऋण का, और उत्तर पूर्वी राज्य में मात्र 0.4% है। यानी कृषि ऋण का जो संस्थागत ऋण है कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला, उसका लाभ देश के अलग अलग भागों में समान रूप से नहीं होता है। दक्षिण के राज्य अधिक लाभ उठा रहे हैं। और RBI के अनुसार कृषि ऋण का दुरुपयोग क्या आता है, किसान क्या करता है, किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले लिया और शादी पे खर्च करता है, फौज पर खर्च करता है, बेटी के विवाह पर खर्च करता है, मकान बनाने पर खर्च करता है, जमीन खरीदने पर खर्च करता है। अब विपणन सुविधा, देखिए कृषि वस्तुओं में निवेश को प्रभाव देने के लिए, उत्पादन उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए विपणन व्यवस्था मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बिना विपणन व्यवस्था के किसान उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसलिए विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार कई प्रयास किया है। APMC मार्केट की स्थापना किया है। एक जो है ये APMC मार्केट जो है प्रत्येक राज्य द्वारा इसकी स्थापना की गई। बिहार में इसको हटा दिया गया 2006 में। APMC मार्केट क्या करता है कि इसमें किसान के प्रतिनिधि, किसान, आढ़तिये, सरकार के प्रतिनिधि, बिचौलिए सब शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन के मोल जोल को बढ़ा
को देकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करता है इस बाजार में। और भारतीय खाद्य निगम भी एमएसपी के तहत इसी मार्गदर्शन से अनाज का क्रय करता है। तो एक नियमित बाजार है कृषि वस्तुओं का। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। यह एमएसपी पर किसानों से जो है अनाज का क्रय करता है और किसानों के फसलों के मूल्यों को ऊंचा करने के लिए सरकार श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण एक्ट जो 1937 जो है पारित किया है। इसके तहत क्या होता है कि किसी वस्तुओं को श्रेणीकरण किया जाता है, ग्रेडेशन, यानी कोई क्वालिटी वाइज उसको बांटा जाता है। कुछ किसी वस्तु अधिक क्वालिटी का होता है, किसी वस्तु कम क्वालिटी का होता है। जो अधिक क्वालिटी का है उसको अलग अलग श्रेणीकरण कर दिया जाता है, तो इससे किसानों को उचित मूल्य मिल पाता है, ऊंचा मूल्य मिल जाता है। मान लीजिए खेत से अलग अलग खेत से उत्पादन हुआ और सब जगह सबको एक ही रेट में बेचेंगे तो दाम कम मिलेगा। कुछ खेत का उत्पादन फसल जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण है तो ग्रेडिंग कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत ग्रेडिंग किया जाता है। ये आपको उचित दाम में मिलेगा, ये कम क्वालिटी के कम दाम में मिलेगा और एक मार्ग की सलाह इसी के तहत दी जाती है। किसानों को विपणन संबंधी सूचना प्रदान करने कृषि बाजार सूचना नेटवर्क जो है शुरू किया गया। इसके तहत आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सूचना जो है दिया जाता है। एमएसपी जो है सरकार द्वारा हर रबी और खरीफ दोनों फसलों की बुआई से पहले घोषित करती है और इसके तहत किसानों को एक आश्वासन दिया जाता है कि आप जितना मन उत्पादन कीजिए, अगर बाजार में भाव गिर रहा होगा तो हम जो है खरीद लेंगे। एक प्रकार का बीमा है एमएसपी कि आप अधिक उत्पादन की स्थिति में भी आपको एक निश्चित रेट से कम पर जो है आपकी किसी वस्तु को नहीं बेचने दिया जाएगा। अगर बाजार में भाव कम होगा तो हम खरीद लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ई नाम नेटवर्क है। इसके माध्यम एक डिजिटल मंच, इसके माध्यम किसानों, उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों को एक डिजिटल मंच पे जब जोड़ा जाता है। एपीएमसी मार्केट को जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से किसान अपना उत्पाद को कहीं भी बेचने के लिए फ्री है। कृषि वस्तुओं के व्यापार के प्रवाह में जो अवरोध है उसको दूर करने के लिए किया गया है और 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष का गठन किया गया है। कटाई बाद जो फसल अवसंरचना है, जैसे गोदाम है, रेफ्रिजरेटर वाहन है, उसका शीत भंडारण है, तो उसके विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सरकार इसके तहत सब्सिडी देती है। किसान रेल है, अधिक खराब होने वाली वस्तुओं को या एक जगह से दूसरे स्थान बेचने के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई है। सरकारी कृषि विपणन अवसंरचना उप योजना लागू किया गया। इसके तहत जो है कृषि अवसंरचना, कृषि विपणन बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सरकार सहायता देती है। सरकार 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया है और किसान उत्पादक संगठन क्या होता है कि अधिक किसान एक जगह मिलकर, कुछ 4, 5, 10, 50 किसान एक जगह मिलकर एक संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से अपनी कृषि वस्तुओं को बेचते हैं। समझ रहे हैं? इससे उनकी सामूहिक सौदेबाजी मजबूत होती है और उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन कृषि विपणन में भी कई प्रकार की समस्या है। एपीएमसी मार्केट में जो है बहुत खामियां हैं। एक तो सबसे बड़ी खामियां क्या है कि इसमें शुल्क उपकर बहुत अधिक लगता है। समझ रहे हैं? और उसका लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पाता है। इससे किसानों को घाटा होता है और इस मार्केट के कारण किसान अपनी वस्तु को दूसरी जगह नहीं बेच पाता है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, किसानों को फसल कटाई के बाद जो अवसंरचना होना चाहिए, जो गोदाम भंडारण होना चाहिए, इसकी व्यवस्था भारत में नहीं है। और मूल्य सूचना तंत्र, किसानों को जो है मूल्य सूचना तंत्र की भी चुनौती है। किसानों को जो है भारत के अलग अलग बाजारों के में फसलों के दामों के बारे में जो है जानकारी नहीं मिल पाता है। तो मूल्य सूचना का भी जो है इसमें एक चुनौती है। और उसके बाद एमएसपी का लाभ भी जो है देश के 94% किसानों को नहीं मिल पाता है, मात्र 6% किसानों को मिल पा रहा है। उर्वरक, देखिए सिंचाई अधिक उत्पादन करने के लिए उर्वरकों का महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि पहले ही बोले हैं कि भारत की भूमि को अधिक कृषि क्षेत्र के लिए इस्तेमाल नहीं किया सकता है, क्योंकि अब भारत में भूमि नहीं बचा है कि अब उसको कृषि क्षेत्र में विस्तार किया जाए, कृषि के लिए उस पर किया जाए। समझ रहे हैं? इसलिए अब जो भी भूमि है बचा है कृषि क्षेत्र में उपलब्ध है, उसी से उत्पादन बढ़ावा देना होगा, उसी से लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो अब जो है कम भूमि में अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग उचित है।
क्योंकि कम समय में उत्पादन को 3 गुना 4 गुना अगर करना है तो उर्वरक के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सरकार उर्वरक के लिए एक जो है 10 से पोषण आधारित योजना जो है शुरू किया है। इसके तहत उर्वरकों के पोषक तत्वों के आधार पे सब्सिडी प्रदान करती है। नई यूरिया नीति सरकार लागू की है। इसके तहत सरकार यूरिया के सब्सिडी देती है और यूरिया के अधिक खपत को कम करने के लिए और उर्वरक की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नीम कोटित यूरिया की शुरुआत किया गया है। सरकार नैनो उर्वरक, नैनो डीएपी, इसको उर्वरक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में उर्वरक की बर्बादी को कम करने के लिए और उर्वरक की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नैनो उर्वरक, नैनो डीएपी और यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। यूरिया गोल्ड जो क्या होता है, यूरिया को सल्फर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सरकार ड्रोन और फर्टिगेशन विधि जो है सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग कर रही है। इसके माध्यम से फर्टिगेशन क्या होता है कि सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है। इससे उर्वरक की दक्षता बढ़ती है। लेकिन भारत में उर्वरक के क्षेत्र में भी काफी विषमता है। कुछ राज्यों में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत अधिक है, कुछ राज्यों में कम है। और अधिक उर्वरक के कारण क्या हुआ है कि भूमि की जो है संरचना प्रभावित हो रही है, भूमि में अम्लता, क्षारीयता बढ़ रही है, भूमि क्षरण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। हर खेत को पानी, 5,000 करोड़ के आरंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष की गठन किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से सिंचाई परियोजना का विकास किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी कई चुनौती है। अभी भी भारत के 45% भूमि जो है कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास। देखिए, हाल के वर्षों में खेती में जलवायु परिवर्तन का असर काफी बढ़ा है और चूंकि खेती एक असंगठित क्षेत्र होता है, पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। हालांकि सिंचाई की सुविधा 55% कृषि भूमि पर है, लेकिन 45% भूमि अभी भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। और अधिक जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि अधिक सूखा, अधिक तापमान की प्रवणता बढ़ी है। अभी हाल में एक रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वे 24-25 में दिया गया है कि जो हम 99 तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी और वर्षा में की मात्रा में बढ़ने के कारण भारत के खदान उत्पादन में 7 से 12% की गिरावट हो गई। तो सरकार जलवायु परिवर्तन, खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रयास किया है। एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम को प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो है जैविक खेती करने वालों को जो है पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। साथ ही साथ खेती में मृदा हेल्थ कार्ड, अब सरकार जो है खेती में उर्वरकों को संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा हेल्थ कार्ड शुरू किया गया है। मृदा हेल्थ कार्ड के तहत मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की माप की जाती है और जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है उसी पोषक तत्व को दिया जाता है। ऐसे बिना जांचे जो है सब उर्वरक डाल रहे हैं तो उर्वरक की बर्बादी होती है, मिट्टी की संरचना प्रभावित होती है। खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार शून्य बजटिंग खेती को प्रोत्साहित कर रही है। और अभी हाल ही में सरकार जो है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 2014 से अभी तक जो है 2177 जलवायु प्रत्याशित बीजों का विकास किया है। 2170 किस्मों के बीजों का विकास किया है जो बाढ़, सूखा के प्रति सहनशील है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में एक मिशन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसके तहत कृषि क्षेत्र में अनुकूलता को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, जलवायु प्रत्याशित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार खेती में लागत को कम करने के लिए PM कुसुम योजना शुरू किया गया है। इसके तहत जो है क्या है कि जो डीजल से सिंचाई होती थी अब सौर पंप की ओर सिंचाई की ओर बढ़ रही है। और खेती क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1.5% रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के 2% प्रीमियम पर बीमा करा सकते हैं। अभी जो है बीमित
किसानों की संख्या 4 करोड़ पहुंच गया है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की गई है। सरकार जीएम फसल को भी मंजूरी दिया है। अभी तो जीएम फसल में जीटी कपास मंजूरी दिया गया है। तो ये सब सरकार जो है प्रयास कर रही है। अब बिहार सरकार क्या प्रयास है, देखिए बिहार सरकार संपूर्ण कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4 अभी क्रियान्वित कर रही है संपूर्ण कृषि क्षेत्र के। दूसरा है बीज के विकास के लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड जो है प्रमाणिक बीजों का उत्पादन करता है, किसानों को वितरण कर रहा है। मुख्यमंत्री त्वरित बीज कार्यक्रम के तहत जो है बीज उन्नत किस्म के बीजों को प्रोत्साहित किया जाता है। बीज वितरण कार्यक्रम के तहत जो है किसानों को जो है उन्नत किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों को वितरण कर रही है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए कृषि रोडमैप पे व्यापक जोर दिया गया है कृषि रोडमैप में। और मिट्टी जांच कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी जांच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है सरकार द्वारा। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बिहार में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 108 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी सरकार दे रही है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 10% अतिरिक्त सब्सिडी सरकार दे रही है। उसके बाद सिंचाई के लिए सरकार कई प्रयास किया है बिहार सरकार। एक तो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के तहत कृषि क्षेत्र में विद्युत सिंचाई के लिए विद्युत के इस्तेमाल पे सब्सिडी दे रही है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जितने भी नहर, पानी, तालाब है उसको पुनरुद्धार कर रही है। हर खेत तक सिंचाई नेचर 2 के तहत हर खेत सिंचाई तक का पानी, लघु सिंचाई परियोजना को इसके तहत जो है प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जो है आप निजी नलकूप लगा रहे हैं तो इसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा। राज्य नलकूप सिंचाई योजना नलकूप, इसके तहत भी सरकार जो है राज्य में सिंचाई क्षमताओं का सृजन कर रही है। विपणन व्यवस्था के लिए बिहार सरकार 21 बाजार प्रांगणों का विकास कर रही है। उसके बाद केंद्रीय योजना बिहार में लागू है। प्राकृतिक आपदा से रक्षा के लिए बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत किया गया है। उसके बाद सरकार जो है डीजल, सूखा की स्थिति में डीजल सब्सिडी प्रदान करती है। कृषि लागत योजना, अगर ओले से अगर आपका फसल नुकसान हो गया है तो सरकार जो है 33% सब्सिडी भी प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरकार का प्रयास, देखिए 8 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई चरण 1। 30 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 2 शुरुआत किया गया है। 38 जिलों में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। जैविक कॉरिडोर बनाया गया है 13 जिलों में को मिलाकर। हरी राज्य में ढैंचा को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है हरी खाद के लिए। कृषि रोड मैप में जलवायु परिवर्तन को दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो सारे प्रयास तय। अब क्या करना है कि सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं, पीडीएफ में सब है और इसको याद रखिएगा। ये अगर इतना भी याद हो जाएगा ना, आंसर लिखा जाएगा, इसी से नंबर मिलेगा। बाकी सबको डिटेल्स में पीडीएफ में सब है, हल्का देख लीजिए।